हाँ जी, हाइपरकैपनिया या हाइपरकार्बिया का मतलब है आपकी ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना। कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज हो जाने को हम हाइपरकैपनिया या हाइपरकार्बिया भी कहते हैं। और ये किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो सकता है? इसकी एक वजह हाइपोवेंटिलेशन है। वेंटिलेशन, कल हमने कहा कि ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और हाइपो मीन लेस। तो अगर आप कम ब्रीथ कर रहे हैं, किसी भी वजह से आप सही से प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स को कम मिलेगी, तो ब्लड में भी कम डिफ्यूज होगी। जब कम ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं, हाइपोवेंटिलेशन एक रीजन हो सकती है हाइपरकैप्निया की, कि आपके लंग्स में चूंकि ऑक्सीजन कम जा रही है तो ब्लड में भी कम डिफ्यूज हो पा रही है, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की इंक्रीज होने को हम कहते हैं हाइपरकैप्निया। तो जब भी हमारी बॉडी को एनफ फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती और हम कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा नहीं पाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो ही लेवल इंक्रीज हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा एयर को ग्रैस्प करें, सडनली हम डीपली ब्रीथ करें, तो उससे फिर जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप सडनली लॉट ऑफ एयर इनहेल करें तो उससे आप ये जो लेवल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कि ब्लड में इसके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का इंक्रीज हो जाना, ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत कंसर्निंग चीज हो और आप हमेशा इसके मामले में बहुत कॉन्शियस रहें। मतलब ये अगर आप शैलो ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे आप सोते हुए आप डीपली ब्रीथ नहीं कर रहे होते, तो ये आपकी बॉडी जो है इसको खुद ही फिर रिस्पॉन्ड करती है, और आप मतलब उसी टाइम पे अपनी साइड टर्न करेंगे या आप सडनली आप जाग जाते हैं और फिर आप सही से सांस लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल। तो यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हुआ जाए और बहुत इसके लिए कंसर्न शो आप करें और कॉन्शियस हो। यानी एक नॉर्मल सी चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमूमन लेवल इंक्रीज हो जाता है जब आप शैलो ब्रीथ कर रहे हैं, आप डीपली ब्रीथ नहीं कर रहे हैं। तो हाइपर कैपनिया जो है इसके फिर डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डेफिशिएंट है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, तो उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसके हाइपर कैपनिया के फिर डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे स्किन जो है उसमें ऐसे रेडनेस आपको फील हो और आप फोकस ना कर पा रहे हैं, आपको हल्का फुल्का सा सर में दर्द हो, माइल्ड हेडेक हो, उसके अलावा आप डिसओरिएंटेड फील कर रहे हैं, डिजी फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, और उसके अलावा आप बहुत ज्यादा अगर थका थका फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो यानी ये चीज शो करती है कि जो आपका ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है। अगर आप फिर डीपली ब्रीथ करते हैं तो ये मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई यानी किसी जिस तरह वो मैंने कल स्लाइड शेयर की है, मेरे ख्याल में हम उसको कर लेते हैं, एक लास्ट स्लाइड रह गई थी कि अगर कुछ आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई इशू है तो उससे फिर जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो भी इंक्रीज हो सकता है। यानी आप अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक में किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। या और डिफरेंट उसमें डिसऑर्डर्स थे, एम्फीसीमा वगैरह में हम देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस को क्या क्या है और किस वजह से होते हैं। तो मुख्तलिफ कोई इस तरह के कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर भी एक वजह हो सकते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की। तो उसमें फिर थोड़ा सा जो सिम्टम्स है वो जरा ज्यादा सीवियर किस्म के होंगे, कि उसमें फिर है कि अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग्स ऑफ कंफ्यूजन, यानी वही बात कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, एबनॉर्मल मसल ट्विचिंग, और आप तेजी से ब्रीथ करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन यानी उसको मेंटेन करने के लिए सीजर्स यानी आपको झटके लग सकते हैं अगर ये सीवियर हो कंडीशन की। उसके अलावा पैनिक अटैक, और
ये भी हो सकता है कि आप मत पी जाए अगर ज्यादा ही मसला बन जाए तो ये इसके मतलब डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर नॉर्मली हो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज और अगर किसी डिजीज की वजह से हो तो जाहिर है फिर सिम्टम्स जो है वो थोड़े सीवियर होंगे। तो इसमें फिर ये होता है कि ये जो गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी इसमें कोई एम्फिसीमा है, जिस तरह डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या मे बी कोई नर्व और मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यानी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि आप एनफ ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व ना आपके ब्लड में हो। तो जेनेटिक काजेज में एक ये हो सकता है कि एक प्रोटीन होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा डैश 1 डैश एंटीट्रिप्सिन, PRYPSIN एंटीट्रिप्सिन। ये जो प्रोटीन है ये लिवर से आती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ये बॉडी में आपके जो लंग्स हैं उनको हेल्दी रखती है। तो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अगर ये प्रोटीन जो है ये नहीं बन पा रही है, एनफ कंसंट्रेशन में नहीं बन पा रही है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो जाहिर है फिर लंग्स हेल्दी नहीं होंगे। फिर यही एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये वजह बनेगी हाइपरकैपनिया की। उसके अलावा स्मोकिंग जो है ये जो आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसे इफेक्ट जाहिर करेगी, ये एक वजह हो सकती है हाइपरकैपनिया की। दूसरा, वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ ये सिम्टम्स आ सकते हैं। आफ्टर 40 इयर्स एज के बाद हाइपरकैपनिया जो है ये जो सिम्टम्स हमने बोले ये वैसे भी आ सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर एस्थमा और साथ वो स्मोकिंग भी करते हैं, तो उनमें हाइपरकैपनिया ज़्यादा होगी ऑब्वियस। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे फ्यूम्स हैं केमिकल्स के, और आप उस ऐसे इन्वायरमेंट में ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री वाला एरिया है या कोई जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल या केमिकल प्लांट्स हैं, वहाँ पे केमिकल्स के फ्यूम्स हो और आप वहाँ पे ब्रीथ कर रहे हैं ऐसे इन्वायरमेंट में, तो वहाँ जाहिर है कि फिर आपके ब्लड में जो है ऑक्सीजन लेवल प्रोटेक्शन हो सकता है। तो जाहिर है जब ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, उसको फिर हाइपरकैपनिया कहेंगे। तो ये डिफरेंट काजेज हो सकती हैं हाइपरकैपनिया की। तो इसका फिर आगे क्या, इसको अब बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? एक तो हमने सिंपली पढ़ लिया कि आप अगर नॉर्मली अगर आप ब्रीथ करें, डीप ब्रीदिंग करें तो उससे हो सकता है ठीक। लेकिन अगर जिस तरह हमने कहा जेनेटिक काजेज हैं या कोई आपके लंग्स में कोई डिसऑर्डर्स हैं और उसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो एयरवे आपका है उसके जो मसल्स हैं उनको प्रॉपरली वर्क करवाती हैं, वो ठीक से फिर एक्सपेंड कर जाते हैं। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिकेशन यानी क्या हो सकती है, तो वो हम देख रहे हैं कि ब्रोंकियोडायलेटर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा या तो इनहेल करवाया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, या ओरली दिए जाते हैं। तो ये जो है ये भी जो एयरवे है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सोजिश हुई हुई है, रेडनेस है जो कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम काज कर रही है, तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनको इनहेल करवाया जाता है या ओरली दिए जाते हैं, तो उससे फिर ये जो इन्फ्लेमेशन है वो मिनिमम की जाएगी। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं अगर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस वजह बन रहे हैं, जैसे निमोनिया वगैरह या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, तो उसमें अगर ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही तो उस सूरत में फिर उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। तो इस तरह से हाइपरकैपनिया को मेडिसिन से कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ये था बस इतना मुख्तसर सा था हाइपरकैपनिया से रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप मुझे बताइए। हाँ जी, सारा क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोलिए। मैम ये प्रोटीन आपने क्या कहा कि ये कहाँ से आती है?
ये प्रोटीन लिवर से आ रही होती है, और अगर ये प्रोटीन किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से एनफ प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो उस सूरत में फिर आपके लंग्स हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि ये हेल्दी लंग्स के लिए ज़रूरी है। यस मैम। तो अगर लंग्स हेल्दी नहीं होंगे तो जाहिर है फिर ब्रीदिंग में इशू आएगा। यस मैम, बाकी समझ आ गई। चलिए ठीक है, इसके बाद हमने एक और चीज जो आपकी इसमें है, हाइपर कैपनिया के अलावा मैंने दो चीजें बोली थी, एक तो मैंने हाइपर कैपनिया कहा था, दूसरा मैंने क्या कहा था, स्कूबा डाइविंग था, और एक और चीज कौन सी थी, वेंटिलेशन के दौरान, ब्रीदिंग के दौरान जो प्रेशर है वो बड़ा अहम होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें जब जब ये ब्रीदर्स जो हैं, ये स्कूबा डाइवर्स जब ये डाइव कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कि जब ये पानी के जितना नीचे जा रहे हैं, तो सारा जो वाटर का प्रेशर है वो इनके ऊपर आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली लंग्स पे प्रेशर आ रहा है, तो ये उनकी ब्रीदिंग को जाहिर है कि इफेक्ट कर रहा है। तो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ये आपने कल देख के आना। उसमें फिर आप ये देखिए कि मैं आपको ये कुछ हिंट देती हूँ कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है ना, यानी जब वो नीचे जाएंगे और उनकी बॉडी में प्रेशर इंक्रीज होगा, और साथ ही जो जितनी हमारी ये है ना कैविटीज, साइनसेस आपकी बॉडी में, जैसे आपके ईयर में है कैविटी और ब्रेन में कैविटीज है, तो ये सारी जो साइनसेस है इन पे फिर नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होता है। और आपको जब हम बहुत ऊंचाई पे भी जाते हैं तो वहां पे भी जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम नोट करते हैं ना, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है कि कान बंद हो रहे हैं, ऐसे जैसे पर्दों पे दबाव, कान के पर्दों पे दबाव पड़ रहा है। तो इसी तरह जब ये स्कूबा डाइवर्स हैं, जब ये भी डाइव करते हैं, नीचे जाएंगे जब ये समुद्र में डाइव करते हुए, तो वहां पे जाहिर है इनका भी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखने के लिए ये क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ये आपकी कल की असाइनमेंट, और कल आपने करके आना है। यानी ये जो हमने पढ़ा है ना रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, तो बाकी तो मैंने आपको करवाया है, लेकिन इसका मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया कि इन्हें क्या इशू हो सकता है, तो इस इशू को कैसे ओवरकम किया जाता है, कल आप सबने ये जो है ये बात समझ के आनी है, और ये इसको प्रिपेयर करके आना, फिर आपने मुझे बताना है कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, बाकी फिर मैं एक दफा देखती हूँ तरफ कोर्स प्रोग्राम्स क्या रहेंगे। वेरी गुड, रिस्पायरेशन इन गिल्स, तो कल इस पे वैसे हमने बात थोड़ी सी की भी थी कि जो रिस्पायरेटरी सरफेस, जो गिल जो है ना, ये असल में स्किन की एक्सटेंशन है। तो हमने ये कहा था कि जो रिस्पायरेशन जिस भी सरफेस से होनी है उसका हाईली वेस्कुलराइज्ड होना जरूरी है, ताकि ब्लड सप्लाई उसको हो मैक्सिमम। दूसरा ये कि उसका मॉइस्ट होना जरूरी है ताकि एक्सचेंज हो सके गैसेस वगैरह का। और तीसरा ये कि उसका थिन होना जरूरी है। तो जो गिल्स हैं उसमें ये सारी ज़ाहिर कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो गिल्स में ये होता है कि बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं, मैक्सिमम फिशेज जो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती हैं, स्पेशली जो ये बोनी फिशेज हैं उनमें गिल्स से रिस्पायरेशन होती है। और गिल्स जो है वो एक ही ओपनिंग से ओपन होते हैं, ओपर्क्यूलम ने उनको कवर किया होता है। जब फिशेज मुंह खोलती हैं तो पानी उनके मुंह में आ जाता है, जब वो मुंह को बंद करती हैं तो वो प्रेशर से पानी जो है ना वो गिल्स में से होता है वो बाहर चला जाता है। अब फ्रेश वाटर जब मुंह से आता है और गिल्स से बाहर जाता है, तो वो जो वहाँ पे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं गिल्स तक, तो वो डिफ्यूज कर देगी ऑक्सीजन वाटर में से गिल्स में। और ये आप याद रखिए कि वाटर में रिस्पायर करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू एयर, क्योंकि एयर में ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है एयर में, और उसमें पानी में कम डिजॉल्व होती है। तो ये जो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में है, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, वो भी गिल से रिस्पायर करते हैं। और कुछ ये जो है एम्फीबियंस, वो भी अपनी अर्ली स्टेजेस पे गिल से रिस्पायर करते हैं। और फिशेज, मैक्सिमम फिशेज जो है वो गिल से रिस्पायर करते हैं। गिल्स में जो वेसल्स हैं उनसे जब उनके ऊपर फ्रेश वाटर आएगा ऑक्सीजन लेके, तो वो डिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि वाटर में ज़्यादा होगी, उसमें कैपिलरीज में कम ऑक्सीजन होगी, तो इधर से वाटर से वहाँ पर डिफ्यूज कर जाएगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी। हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो अगर आपका भी क्वेश्चन